नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। ये मेरी अपनी आप बीती है, एक ऐसी घटना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस अंधेरे सच से रूबरू कराने के लिए है जो मेरे साथ उस रात हुआ था। यह घटना तब की है जब मैं अपने ननिहाल गांव में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने गया था। मुझे हमेशा से शहर की चकाचौंध के मुकाबले गांव का शांत जीवन पसंद था, लेकिन उस गांव में जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। गांव बहुत ही पुराना था, कच्ची सड़कों, मिट्टी के घरों और हर तरफ फैले हुए खेतों से घिरा हुआ। यहाँ की हवा तक में एक अलग सी ठंडक और सन्नाटा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे चौंकाती थी वो था गांव के किनारे बसा वो प्राचीन तालाब। उस तालाब के बारे में बचपन से ही बहुत कुछ सुना था। गांव वाले कहते थे कि ये तालाब सिर्फ एक साधारण पानी का स्रोत नहीं, बल्कि इसमें कुछ और भी छिपा था। लोग अक्सर कहते, बेटा शाम ढलने के बाद उस तालाब के पास मत जाना, वहां कोई नहीं जाता, और जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। मैंने हमेशा इन बातों को मजाक समझा। आखिरकार ये 21वीं सदी थी। भूत प्रेत और आत्माओं में यकीन करना मेरे लिए हास्यास्पद था। लेकिन उस समय मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये चेतावनियां केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी जो मेरे सामने बहुत जल्द आने वाली थी। पहली रात गांव में काफी शांत थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। बाहर से हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने इसे अपनी थकान का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब मैंने अपनी नानी से इस बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। बेटा बाहर मत जाओ देर रात को, नानी ने कहा। तू शहर में पला बढ़ा है, इन चीजों को नहीं समझेगा। यहां की हर चीज साधारण नहीं होती, खासकर वो तालाब। उनके शब्दों में एक अनकही दास्तान छुपी हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नानी, आप भी ना, भूत प्रेत जैसी बातें अब कोई नहीं मानता, आप फिक्र मत करो। नानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मानना ना मानना तेरी मर्जी है, पर एक बात याद रख, उस तालाब के पास दिन ढलने के बाद कभी मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं पर महसूस होता है। नानी की बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन मन में एक सवाल उठने लगा। आखिर ऐसा क्या है उस तालाब में जो गांव के लोग इतना डरते हैं? जितना नानी ने मना किया, मेरी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती गई। उस शाम मैंने अपने दोस्त राकेश से बात की, जो गांव का ही रहने वाला था। मैंने उससे उस तालाब के बारे में पूछा। राकेश ने पहले तो हंस दिया, लेकिन जब उसने देखा कि मैं गंभीर हूं तो उसका चेहरा बदल गया। देख यार, मैं तुझे कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन यह बात सच है कि उस तालाब में कुछ गड़बड़ है। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, और कुछ लोग जो लौटे भी वो आज तक सही नहीं हो पाए। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू भी ना ज्यादा मत सोच, चल आज रात को चलते हैं और देखेंगे कि आखिर वहां क्या है। राकेश ने मुझे कई बार मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे उसने हार मान ली। उस रात मैंने और राकेश ने तय किया कि हम तालाब के पास जाकर सच्चाई जानेंगे। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। आसमान में तारे तो थे, लेकिन वो भी धुंधले से दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हम तालाब के पास पहुंचे, माहौल और भी भारी होता गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तालाब का पानी ठहरा हुआ था। चारों तरफ फैली झाड़ियों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर एक कदम पर मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। राकेश ने धीरे से कहा, देख, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, यहां का माहौल सही नहीं है, चल वापस चलते हैं। मैंने भी खुद को असहज महसूस किया, लेकिन वापस जाने का मतलब था डर को मान लेना। मैंने हिम्मत जुटाई और तालाब के पास झुका। तभी मुझे तालाब के पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे पानी के नीचे से कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। राकेश ने घबराहट में मेरा हाथ पकड़ा, चल भाई यहां से चलते हैं। हमने तालाब से दूर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने मुड़ने की कोशिश की, हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले हमें लगा शायद ये हवा की सरसराहट होगी,
लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई, किसी औरत के रोने की आवाज, बिल्कुल हमारे पीछे से। हमने रुककर एक दूसरे की तरफ देखा। राकेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तूने सुना? ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने सिर हिलाया। हमारी हिम्मत जवाब देने लगी थी। हमने तेजी से कदम बढ़ाए और बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागे। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो आवाज, वो अजीब सा माहौल और तालाब के पानी में हुई हलचल ने मेरे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। उस रात के बाद से मेरा मन अशांत रहने लगा। हर वक्त वही आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। वो औरत का रोना, वो तालाब का सूनापन। रात भर मुझे नींद नहीं आई। जब भी आंख बंद करता, वही पानी में हलचल, वो डरावनी सी परछाई और तालाब के पास की ठंडी हवा महसूस होती। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरी जगह मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। सुबह होते ही मैंने राकेश को फोन किया। मैंने सोचा शायद वो भी उसी बेचैनी से गुजर रहा हो, पर फोन उठाते ही उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो अब भी उस रात की घटना से डरा हुआ है। भाई, कुछ गड़बड़ है वहां, राकेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने बचपन से उस तालाब के बारे में सुना है, लेकिन कल रात जो हुआ वो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या है वहां? मैंने पूछा, वो औरत कौन थी और ये लोग इतने सालों से क्या छिपा रहे हैं? राकेश ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, पर हम जितना वहां जाने की कोशिश करेंगे उतना ही कुछ बुरा होगा। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे शांत नहीं रहने दिया। मैं हर दिन उस तालाब के बारे में और जानने की कोशिश करता। मैंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, तू वहां मत जा बेटा, वहां सिर्फ मौत है। इन बातों से और सवाल उठते थे। आखिर ऐसा क्या था उस तालाब में जिसे सब इतने सालों से छिपा रहे थे? एक दिन मेरी मुलाकात गांव के सबसे बूढ़े इंसान मदन काका से हुई। उन्होंने लगभग 100 साल की उम्र देखी थी और उनका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब मैंने उनसे तालाब के बारे में पूछा तो पहले तो उन्होंने भी वही पुरानी बात दोहराई, वहां मत जा बेटा, वो जगह शापित है। लेकिन जब मैंने उनसे जिद की तो वो एक गहरी सांस लेते हुए बोले, इस गांव की सच्चाई तुम्हें जाननी है तो सुन। ये कहानी बहुत पुरानी है। जितनी पुरानी ये जमीन, उतनी ही पुरानी ये मौतें। इस तालाब में कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी सच्चाई है जिसे गांव वालों ने दफन कर दिया था। मदन काका ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक जमींदार रहा करता था। बहुत ताकतवर आदमी था वो। उसके पास सारी जमीनें थीं और गांव के लोग उसकी हर बात मानते थे। लेकिन एक दिन उसकी हवस और लालच ने उसे बर्बादी की तरफ धकेल दिया। जमींदार की नजर गांव की एक जवान लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन जमींदार ने अपने ताकत और पैसे के नशे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने इस अपमान को सहन नहीं किया और उसने अपने होने वाले पति और परिवार की इज्जत बचाने के लिए तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मदन काका ने कहा, लड़की के मरने के बाद से तालाब की हालत बदलने लगी। गांव वालों ने देखा कि रात के समय तालाब से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कई लोग तो कहते हैं कि उन्होंने तालाब के किनारे उस लड़की को सफेद कपड़ों में चलते हुए भी देखा है। मैं सन्न रह गया था। क्या ये वही आवाज थी जो मैंने उस रात सुनी थी? क्या सचमुच उस लड़की की आत्मा अब भी उस तालाब में भटक रही थी? मदन काका की कहानी ने मेरे अंदर एक नई आग जला दी। अब मुझे यकीन हो गया था कि उस तालाब में कुछ न कुछ जरूर था। लेकिन क्या? ये सवाल मुझे हर दिन और हर रात बेचैन किए जा रहा था। तो लोग वहां क्यों नहीं जाते? मैंने काका से पूछा। क्योंकि, काका ने गंभीरता से कहा, जो कोई भी उस तालाब के पास गया वो कभी सही सलामत लौटकर नहीं आया। या तो लोग गायब हो गए या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ तो पागल होकर लौटे और बाकी की मौत हो गई। उस तालाब का पानी अब साफ नहीं है, वो बदला चाहता है। काका की बातें सुनकर मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गया, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं था। मैं जानता था कि वहां जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। वो जमींदार की कहानी, वो आत्महत्या और तालाब में छिपे वो अजीब से संकेत,
ये सब किसी गहरे भेद की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने तय कर लिया कि मैं एक बार फिर तालाब के पास जाऊंगा। मुझे उस रात की हकीकत का सामना करना था। राकेश को मैंने फिर से साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया। भाई, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। जो कुछ मैंने देखा वो काफी है मेरे लिए। अब मुझे अकेले ही जाना था। मैंने उस रात को अच्छे से तैयारी की। एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक चाकू साथ रख लिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज का सामना करना पड़ेगा, पर इस बार मैं तैयार होकर जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि वो तालाब क्यों इतना रहस्यमयी है और उसकी गहराई में क्या छिपा है। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, मैं चुपके से अपने घर से निकला और तालाब की तरफ चल पड़ा। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। माहौल पूरी तरह से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। जैसे जैसे मैं तालाब के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तालाब के पास पहुंचते ही मुझे वही सन्नाटा महसूस हुआ जो मैंने पहली बार देखा था। तालाब का पानी पूरी तरह शांत था, लेकिन इस बार वहां की ठंडक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा ठहर सी गई हो। मुझे अपने चारों ओर कोई हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखने लगा। सब कुछ पहले जैसा ही था। वही पुरानी टूटी फूटी मंदिर, वही सूखी झाड़ियां, पर इस बार एक फर्क था। तालाब के पानी में हल्की सी लहरें उठ रही थीं, मानो कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी मुझे पानी में हल्की सी परछाई नजर आई। उस ठहरी हुई रात में जब हवा के झोंके तक थम से गए थे, मैंने पहली बार उस परछाई को साफ साफ देखा। तालाब के पानी में हल्की सी हलचल थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत धीरे धीरे पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन रोशनी के पड़ते ही वो परछाई जैसे फिर पानी में विलीन हो गई। मेरी सांस अटक गई। मैं कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन मेरी नजरें अब भी उसी जगह टिकी हुई थीं। तभी अचानक से तालाब के पानी से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई इंसान गहरे पानी के भीतर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे थे, पर मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अब मेरी जिज्ञासा डर से भी बड़ी हो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे तालाब के किनारे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे रोकना चाहती हो। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, वो औरत का रोना। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे वो बस मेरे ठीक सामने से आ रही हो। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अचानक से तालाब के उस तरफ जहां मैंने पहले परछाई देखी थी, मुझे एक सफेद साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे पानी से बाहर उठ रहा था। मैंने बुरी तरह से कांपते हुए देखा। वो किसी औरत की आकृति थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और शरीर पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो साया धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी टॉर्च हाथ से गिर चुकी थी और मैं बस उस औरत को देखता रह गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी मृत व्यक्ति की हों। उसकी आंखों में न कोई भाव थे, न कोई जीवन। अचानक जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की, वो औरत तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका सफेद गीला शरीर जैसे हवा में तैर रहा था और उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वो रोना अब एक चीख में बदल चुका था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे और मैं अंधाधुंध तालाब से दूर भागने लगा। मेरे पीछे से अब भी उसकी चीखें आ रही थीं, जो मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थीं। गांव की ओर भागते हुए मेरी हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई बुरे सपने से भाग रहा हूं। हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि वो मेरे और करीब आ रही है। मेरी सांसें टूट रही थीं और मेरे पैर जैसे जवाब देने लगे थे, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को खींचते हुए गांव की तरफ बढ़ाया। जब मैं गांव के घरों के करीब पहुंचा तो चीखें अचानक रुक गईं।
हवा फिर से शांत हो गई थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी मेरे सीने में जोर जोर से गूंज रही थीं। मैं हांफते हुए सीधा अपने घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नानी मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर पर गिर पड़ा और कांपते हुए बुरी तरह से सांसें लेने लगा। अगली सुबह जब मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पाया तो मैंने नानी को सब कुछ बता दिया। नानी का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, वहां मत जा बेटा, अब तेरी जान खतरे में है। क्यों? मैंने घबराते हुए पूछा। वो कौन थी और क्यों मेरे पीछे पड़ी थी? नानी ने मेरी आंखों में देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, वो औरत, वो इस गांव की एक पुरानी कहानी का हिस्सा है, लेकिन ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही सच है। नानी ने मुझे बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक जमींदार रहा करता था जो बेहद क्रूर और अत्याचारी था। वो गांव की औरतों पर बुरी नजर रखता था। उसकी हवस का शिकार एक जवान लड़की बनी जो उस तालाब के पास रहने वाले गरीब परिवार की थी। जमींदार ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने खुद को बचाने के लिए तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके मरने के बाद से वो तालाब श्रापित हो गया। वो औरत, नानी ने धीरे से कहा, अब भी वहां है। उसकी आत्मा चैन नहीं पा रही और वो अब भी अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती है। जो भी उस तालाब के पास जाता है उसकी आत्मा उसे अपनी ओर खींच लेती है। नानी की बातों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई उस आत्मा का बदला लेना बाकी था? क्या वो मुझसे कुछ चाहती थी? मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस राज को पूरी तरह से जानकर ही रहूंगा। डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। उस औरत की मौत के पीछे क्या सच था? क्या उसकी आत्मा वाकई बदला लेना चाहती थी या उसके साथ कुछ और हुआ था? इस बार मैंने तय किया कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात करने की ठानी। शायद कोई और इस कहानी का हिस्सा हो या कोई और हो जो उस रात की सच्चाई को जानता हो। अगले कुछ दिनों तक मैंने गांव के हर कोने की खाक छानी। कई लोग इस बारे में बात करने से कतराते थे और कुछ ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो कुछ नहीं जानते। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात गांव के सबसे पुराने आदमी रामू काका से हुई। उनकी उम्र लगभग 90 साल थी और वो अब भी गांव के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब मैंने उनसे तालाब के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा। मैं जानता था कि एक दिन ये सवाल तुझसे कोई पूछेगा। उन्होंने कहा, इस गांव में हर कोई उस तालाब के बारे में बातें करता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है और मैं तुझे उस सच्चाई से वाकिफ करवा सकता हूं। लेकिन सोच ले, जो जानने जा रहा है वो तेरे लिए खतरे से खाली नहीं। रामू काका की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जानता था कि अब सच्चाई के बहुत करीब हूं, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि इस सच्चाई को जानने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। मैंने उनसे पूछा, काका, आखिर ऐसा क्या है जो सब लोग छिपाते हैं? वो औरत कौन थी और क्यों उसकी आत्मा अब भी भटक रही है? रामू काका ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोले, तूने जो देखा वो एक सच्चाई का छोटा सा हिस्सा है। इस गांव के इतिहास में कई ऐसे काले अध्याय हैं जिनके बारे में आज कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तुझे सब बताऊंगा, पर पहले तुझे यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं है। यह बदले की आग में जलती आत्माओं की कहानी है। काका की आवाज गहरी और गंभीर थी, जैसे वो किसी भयंकर अनुभव को याद कर रहे हों। वो अपनी छड़ी के सहारे उठे और मुझे तालाब की तरफ इशारा करते हुए बोले, चल, मैं तुझे उस जगह ले चलता हूं जहां यह सब शुरू हुआ था। तुझे वहीं से सब पता चलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए चौंका, क्योंकि नानी ने भी मुझे चेतावनी दी थी कि उस तालाब के पास दोबारा न जाऊं, पर अब मैं पीछे हटने की स्थिति में नहीं था। मैंने तय कर लिया था कि सच्चाई का सामना करूंगा, चाहे जो भी हो। हम दोनों धीरे धीरे तालाब की ओर चल पड़े। शाम का वक्त था और आसमान में काले बादल घिर रहे थे। तालाब का रास्ता उसी अजीब से सन्नाटे से भरा हुआ था। हर कदम के साथ मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। तालाब के पास पहुंचते ही रामू काका रुक गए और एक टूटे हुए पत्थर की तरफ इशारा करते हुए बोले, यहीं से ये कहानी शुरू होती है। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस हादसे की कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले यहां इस गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर साहब।
ठाकुर साहब का इस गांव में बहुत दबदबा था। लोग उससे डरते थे लेकिन सम्मान भी करते थे। पर ठाकुर की हवस और जुल्मों की कोई हद नहीं थी। उसकी नजर गांव की एक गरीब लड़की शारदा पर पड़ गई थी। शारदा जवान थी, सुंदर थी और उसकी शादी गांव के ही एक लड़के से तय हो चुकी थी। एक दिन ठाकुर ने शारदा को अकेला देखा और उसकी बुरी नजर ने शारदा को अपना शिकार बना लिया। उसने जबरदस्ती शारदा को अपने हवेली में खींच लिया। शारदा ने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन ठाकुर के हाथों से बच नहीं पाई। गांव के लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सके क्योंकि ठाकुर का खौफ सबके दिलों में था। रामू काका की आवाज धीमी और गंभीर हो चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्से और दर्द की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, शारदा ने वो अपमान बर्दाश्त नहीं किया। उसी रात काका ने बताया, शारदा तालाब के पास आई और खुद को पानी में डुबो दिया। लेकिन मरने से पहले उसने ये शपथ ली थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी आत्मा इस तालाब में भटकती रहेगी। तभी से यह तालाब शापित हो गया। मैं सुनकर सन्न रह गया। मेरी समझ में अब आ रहा था कि वो औरत कौन थी और क्यों उसकी आत्मा अब भी तालाब में भटक रही थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या अब भी शारदा इंसाफ की तलाश में थी? रामू काका ने कहा कि जो भी उस तालाब के पास गया उसने शारदा की आत्मा की आहट महसूस की। कई लोगों ने उसकी परछाई देखी और कुछ लोगों ने उसके रोने की आवाज भी सुनी थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सुनी थी। लेकिन काका ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, शारदा के अलावा भी एक और आत्मा इस तालाब में दफन है। यह सुनकर मैं और भी बेचैन हो गया। कौन है वो? मैंने पूछा। काका ने धीरे से कहा, वो ठाकुर का बेटा जिसने अपने बाप के पापों का साथ दिया और लोगों पर जुल्म किए। कहते हैं कि एक दिन किसी ने उसे इस तालाब में डुबो दिया था, पर किसी को यह नहीं पता कि किसने मारा। अब कहानी और भी जटिल हो चुकी थी। शारदा की आत्मा और ठाकुर के बेटे की मौत, ये दोनों चीजें इस तालाब से जुड़ी हुई थीं। काका ने बताया कि ठाकुर का बेटा भी रात में लोगों को डराने के लिए तालाब के पास भटकता है। उसकी आत्मा भी शापित है और वो बदला लेने के लिए भटक रही है। इसीलिए लोग इस तालाब के पास आने से डरते थे। यहां न सिर्फ एक बल्कि दो आत्माएं इंसाफ की तलाश में थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब क्या किया जाए। मैंने रामू काका से पूछा, क्या इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है? काका ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद, लेकिन इसके लिए सच्चाई को उजागर करना होगा। ठाकुर और उसके बेटे के गुनाहों को सबके सामने लाना होगा, तभी इन आत्माओं को शांति मिलेगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, गांव वालों को सच्चाई बताना और शारदा को इंसाफ दिलाना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि गांव में अब भी ठाकुर के वंशज रहते थे और वो इस सच्चाई को सामने लाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगले कुछ दिनों तक मैंने उस सच्चाई को उजागर करने की तैयारी शुरू की। मैंने गांव के कुछ और लोगों से बात की और धीरे धीरे मुझे सबूत मिलते गए कि शारदा के साथ जो हुआ था वो कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिसे छुपाया गया था। कई लोगों ने डर के मारे चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब वो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। एक रात जब मैंने फैसला किया कि मैं ये सच्चाई गांव के सामने रखूंगा, उसी रात मुझे तालाब के पास से एक औरत की चीख सुनाई दी। इस बार वो आवाज और भी भयानक थी। मैं जानता था कि यह शारदा की आत्मा थी जो मुझे अपने बदले के बारे में कुछ बताना चाहती थी। उस रात शारदा की चीख सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि यह सब यूं ही नहीं रुकने वाला। मैं जानता था कि तालाब की आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के लोग अब भी ठाकुर के परिवार से डरते थे और उनकी सत्ता गांव पर कायम थी। पर मैंने ठान लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले दिन मैंने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया, वो लोग जिन्होंने कभी शारदा को जाना था और कुछ ऐसे लोग जो ठाकुर के अत्याचारों से पीड़ित हुए थे। रामू काका ने भी मेरी मदद करने का वादा किया। गांव का चौराहा इस बैठक का केंद्र बन गया। सभी लोग एकत्रित हुए थे और मैं तैयार था कि अब सच्चाई उजागर करूं। उसी पल तालाब के किनारे से एक सफेद साया धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दिया। वो शारदा की आत्मा थी जो अब सबके सामने आ चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव को
स्तब्ध कर दिया। हर कोई उसे देख रहा था और अब सभी को यकीन हो चुका था कि शारदा की आत्मा अब भी इस तालाब में फंसी हुई थी। मैंने एक बार फिर से साहस जुटाकर कहा, अब और झूठ नहीं चलेगा। शारदा की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक ठाकुर के गुनाहों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठाकुर का वंशज अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसे समझ आ गया था कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर सबके सामने अपने दादा के गुनाहों को स्वीकार किया। उसने कबूल किया कि उसके दादा ने शारदा के साथ अत्याचार किया था और उसी के कारण उसकी मौत हुई थी। जैसे ही उसने अपने पापों को स्वीकार किया, शारदा की आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी चीखें अब शांत हो चुकी थीं और उसका साया धीरे धीरे गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे अब शांति मिल गई हो। वो अब मुक्त हो चुकी थी। शारदा की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले अब उस तालाब को एक श्रापित जगह की तरह नहीं देखते थे। वो जानते थे कि शारदा को इंसाफ मिल चुका था और अब उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो चुकी थी। रामू काका ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, तूने आज इस गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब हमें इन आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। इस घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो तालाब अब भी वहीं है, लेकिन अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लगता। मैंने उस दिन जाना कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे छुपाया नहीं जा सकता। और जो लोग अन्याय के शिकार होते हैं, उनकी आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती तालाब का राज। इस कहानी में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक सच्चाई छिपी हुई थी। वो आत्मा जो इंसाफ के लिए भटक रही थी, उसे आखिरकार शांति मिल गई। मैंने ये खुद महसूस किया और शायद अब आप भी समझ गए होंगे कि कभी कभी वो कहानियां जिन्हें हम बस एक अफवाह मानते हैं, असल में हकीकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी आप बीती है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आप बीती, जहां हर हफ्ते हम लेकर आते हैं ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपको झकझोर कर रख देंगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो छिपा है वो कभी ना कभी सामने आता ही है।